पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्शद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होगी। फैसले के चीदा नुकात क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। साथ एक और सवाल है कि जो प्रोटोकॉल मिल रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, वो प्रोटोकॉल कौन दे रहा है और उस पर कितने अखराजात आ रहे हैं। इस हवाले से हमने हुकूमत पंजाब के तर्जुमान, वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब से भी सवाल किया। क्या जवाब आया वो भी आपके सामने पेश करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, अलीम खान साहब के हवाले से जो नैब की तफ्तीश जारी है रिमांड में, उसमें चंद खुफिया जायदादों की भी मामलात सामने आए हैं। वो क्या चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मियां मोहम्मद मंशा, पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून, उनको नैब ने तलब कर लिया है और तलब किया है सेंट जेम्स होटल, और उसमें कहा गया है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ 2010 के तहत उन पर कार्रवाई बन रही है और अमाउंट पाकिस्तान से इलीगली ट्रांसफ़र किया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुना शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने का। और नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब की कल एक इंतहाई अहम मुलाकात है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से। गालिबन PTV के कुछ मामलात हैं जिस पे के वज़ीर इत्तलात वज़ीर आज़म के सामने अपना मौक़िफ़ भी रखेंगे कि क्या मामला है, वो भी तफसीलात इनसे लेते हैं। आज नाज़रीन, अलीम खान के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नैब ने जो रिमांड के दौरान तफ्तीश की, उसमें कुछ खुफिया जायदादों का भी पता लगा। अलीम खान साहब के हवाले से क्या चीज़ें नैब सामने लेके आई, आइए देखते हैं। मुल्जिम अब्दुल अलीम खान ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए भारी मालियत के असासे खरीदे और ऑफशोर कंपनियां बनाई। इन ऑफशोर कंपनियों की मलकियत में खरीदे गए अपार्टमेंट और बैंक अकाउंट्स मुल्जिम के ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। 2003 से 2005 के दौरान मुल्जिम अब्दुल अलीम खान ने अपनी मैसेज A&A प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी के नाम पर लाहौर में 900 से ज़ायद कनाल की अराजी तकरीबन 60 करोड़ रुपए में खरीदी और 632 कनाल अराजी के लिए 28 करोड़ 80 लाख रुपए बयाना भी अदा किया। जिस्मानी रिमांड के दौरान जब मुल्जिम से उस जमीन की खरीदारी के ज़राए पूछे गए तो उनका कहना था कि उनको मरहूम वालिद की जानिब से 9 करोड़ रुपए बतौर तोहफा मौसूल हुए थे। मुल्जिम के रिमांड के दौरान हासिल होने वाले रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि मैसेज A&A प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी ने जो जमीन खरीदी उसकी फी कनाल कीमत 6 से 7 लाख रुपए थी। अलबत्ता मुल्जिम की जाने से पहले ये कीमत 1 लाख रुपए तक बताई गई। मुल्जिम के रिमांड के दौरान नैब के पुलिस और इंटेलिजेंस सेल लाहौर की जानिब से मैसेज A&A प्राइवेट लिमिटेड को जमीन बेचने वाले 31 अफराद और दीगर को बुलाया गया, जिनमें से सिर्फ 8 अफराद पेश हुए और सब के सब अफराद ने वाज़े तौर पर बताया कि मैसेज A&A नामी कंपनी की जानिब से बहुत कम कीमत पर जमीन की खरीदारी जाहिर की गई। मुल्जिम की जानिब से खरीदी गई जमीन की असल कीमत के तयन के लिए जो अफराद पेश नहीं हुए उनको दोबारा बुलाया जाएगा। इस ज़िम्न में CCPO लाहौर की जानिब से बाकी अफराद को 26 फरवरी 2019 से 28 फरवरी के दरमियान बुलाया गया है। इंक्वायरी के दौरान ये बात भी सामने आई कि दुबई में 3 अपार्टमेंट्स के अलावा मुल्जिम 2006 से 28 मिलियन दिरहम की मालियत के मुख्तलिफ अपार्टमेंट और विलास की खरीद और फरोख्त में भी मुलव्विस रहा है, जो उसने असासाजात में जाहिर नहीं की। नैब के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल अलीम खान ने दुबई में जो जायदादें जाहिर नहीं की, उनकी तफसीलात ये हैं। 2006 में अल रहीम 176 16,78,000 दिरहम में खरीदा। 2006 में अल रहीम 124 18,54,000 दिरहम में खरीदा। 2006 में अल रहीम 229 16,85,000 दिरहम का खरीदा। 2007 में अल रहीम 176 16,78,000 दिरहम में खरीदा। 2007 में स्प्रिंग 26 31,70,000 दिरहम का खरीदा। 2007 में स्प्रिंग्स फेस 536 28,82,000 दिरहम में खरीदा। 2007 में पामेरा 19,50,000 दिरहम का खरीदा। 2007 में जुमेरा विलेज सर्कल 004 1,65,11,000 दिरहम का खरीदा। 2008 में अल रहीम 124 18,54,000 दिरहम में फरोख्त किया। 2008 में अल रहीम 229 16,86,000 दिरहम में फरोख्त किया। 2008 में स्प्रिंग्स 26 31,70,000 दिरहम में फरोख्त किया।
2008 में स्प्रिंग्स फेस 536 28,62,000 दिरहम में फरोख्त कर दिया। 2008 में जुमेरा विलेज सर्कल 98 लाख दिरहम में खरीदा और उसी साल इतनी ही मालियत में फरोख्त कर दिया। 2008 में अपटाउन मर्दिफ 9,70,000 दिरहम में खरीदा। 2008 में जुमेरा विलेज 004 37,19,000 दिरहम में खरीदा और उसी साल इतनी ही मालियत में फरोख्त कर दिया। 2008 में जुमेरा विलेज 007 23,47,000 दिरहम में खरीदा। बैंकों की जानिब से गैर मुल्की तरसीलात का मुकम्मल रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया जा सका, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि रिकॉर्ड 15 साल पुराना है और मतलूबा मालूमात मुख्तलिफ बैंकों से हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। दौरान रिमांड मुलजिम और उसके खानदान की लाहौर में एक और जायदाद का भी इंकशाफ हुआ। मुलजिम के मुताबिक इस कतई अराजी को बेचकर और FBR में मालूमात जमा करवाकर 14 करोड़ रुपए की टैक्स एमनेस्टी मुलजिम ने हासिल की। अलबत्ता मुलजिम की जानिब से इस कतई अराजी की सही कीमत और ज़मीन खरीदने के लिए फंड्स के ज़राए ना बताए गए। मुतल्लिका ज़मीन का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ख़त लिख दिया गया है। जब मुलजिम से उसकी ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदे गए असासों और ऑफशोर कंपनियों के कारोबार और पाकिस्तान में इन ऑफशोर कंपनियों को ज़ाहिर करने से मुतालिक पूछा गया तो मुलजिम ने इनका जवाब नहीं दिया और कहा कि तमाम सवालात लिख कर दिए जाएं और इन सवालात का जवाब उनका वकील देगा अगर वो दे सका। इस हवाले से मुलजिम की कंपनियों के CFO इमरान अनवर को 20 फरवरी को सवालनामा अरसाल किया गया है और 26 फरवरी को मुलजिम की कंपनियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड मुहैया करने का कहा गया है। मुलजिम के मुताबिक गुलबर्ग का घर बेचकर मुलजिम DHA मुंतकिल हो गया था। DHA की जानिब से इस घर का रिकॉर्ड अभी मौसूल नहीं हुआ है। जी नाज़रीन, हुकूमती सीनियर वजीर थे पंजाब में और उनका एहतसाब भी जारी, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन है कि कहती जा रही है कि जी हुकूमत का एहतसाब नहीं हो रहा। जो हुकूमती बेंचेस पे लोग बैठे हैं उनका एहतसाब नहीं हो रहा है। इस हवाले से सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने क्या सवाल उठाया, आइए सुनते हैं। कुछ लोगों के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है, वह हुकूमतों में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी पे जो अपोजिशन के लोग हैं वो महीनों से जेलों में। इसको कैसे आप एहतसाब कहेंगे? जी मोहसिन शाहनवाज रानी साहब, अलीम खान साहब हो गए, दीगर लोग हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, ज़ेर हिरासत है, फिर भी आप कह रहे हैं कि जी बिला इम्तियाज़ एहतसाब नहीं हो रहा, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक 1 अगेंस्ट 10 तो कोई फिगर नहीं है ना कि आपने अलीम खान साहब को मैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी कम से कम चलो कुछ ना कुछ तो पूरा करें ना। ये तो ना करें कि आप इधर से पूरी की पूरी अपोजिशन उठा के अंदर डाल दें, वहाँ से एक अलीम खान साहब को आप पकड़ लें नुमाइशी तौर पे ऊपर और कहें कि नुमाइशी तौर पे पकड़े। मैं तो देखे ना अभी इतनी जो तहकीकात नैब कर रहा है वो देखिए, मैं तो नैब की क्रेडिबिलिटी अब सिफर हो गई है, ये ज़ीरो। अगर चेयरमैन नैब हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले उठा के देख लें, रमज़ान शुगर मिल उठा के देख लें, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ना, उसमें ज़रा रिमार्क्स पढ़ लें नैब के बारे में क्या है। उन्हें कहें आशियाना इकबाल उठा के देख लें, उसमें ज़रा रिमार्क्स पढ़ लें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के क्या हैं। उसके बाद जो इनके साथ वो पहले साफ पानी में हो चुका है, मैं यकीन मानिए चले मैं उनकी नहीं तरफदारी करूँगा जिनकी ज़मानतें रिजेक्ट हो गई, जिनकी ज़मानतें रिजेक्ट हुई हैं नैब की इंक्वायरी पे हुई हैं, लेकिन आपने एक अपोजिशन लीडर को, एक सियासी जमात के सदर को आपने उठाया, आपके सबूत नहीं थे, आपने उसको पकड़ के हब्से बिजा में रखा। मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास सबूत नहीं थे तो वो वैसे ही हब्से बिजा थी जो शहबाज शरीफ साहब ने भुगती, और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी जो इंक्वायरी थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंका। इसका मतलब जो कुछ आप कहते रहे, जो कुछ आपके शहजाद अकबर साहब कहते रहे, जो कुछ मेरे मोहतरम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, वो सब कुछ बेबुनियाद चीज़ें थी। फवाद चौधरी साहब, क्या सब बेबुनियाद थी और अलीम खान को नुमाइशी तौर पर नैब ने पकड़ा हुआ है? पहली बात तो यह है कि मोहसिन रांझा साहब ने जो पहले सेकंड में बात की थी, उन्होंने अपना पॉइंट आपको वाज़े कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कम से कम 10 तो पकड़े ना बराबर करने के लिए, तो उससे उनका आर्गूमेंट जो है वो आपके सामने आ गया। अब ये बुनियादी तौर के ऊपर देखिए, पहली बात यह है, चाहे अलीम खान साहब का केसेस हों, चाहे नवाज शरीफ साहब के केसेस हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब के केसेस हों, चाहे साद रफ़ीक के केसेस हों, एक भी केस हमने नहीं बनाया, एक भी केस की इन्वेस्टिगेशन टीम हमने अपॉइंट नहीं की है। ये वो तमाम उस वक्त केसेस बने जब मोहसिन रांझा साहब की गवर्नमेंट थी, शायद खुद मिनिस्टर थे मोहसिन साहब,
और इन्होंने अपॉइंट किया मौजूदा चेयरमैन नैब को, प्रोसिक्यूटर जनरल को। अब आकर के उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्होंने मुकम्मल की, उन्होंने उसके ऊपर एक्ट किया। सो पहली बात तो यह है कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक लेना देना है ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके ऊपर जो भी है एक कहानी है, एक सॉलिड उनकी एविडेंस है, उसकी स्टोरी है, उसको रीबट करना उनका काम है। जो दोनों के ऊपर, जैसे अगर आप शहबाज शरीफ साहब समझें या नवाज शरीफ साहब समझें, बहुत ही आसान सवाल है। मिसाल के तौर के ऊपर जाती उमरा का जो घर है मियाँ साहब का, उसमें 1200 मुलाजिम काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 1.5-2 करोड़ रुपया महीना है। कहाँ से आती है? 7 घर मियाँ साहब के सिर्फ जो हैं वो लाहौर में हैं, लंदन में उनके घर हैं। नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के मालिक हैं, उनकी बेटी जो है उन्होंने तस्लीम किया वो मालिक हैं। क्या कहाँ से ख़रीदी? सिर्फ अब इनसे जो मामला है वो तो ये है, जो सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो बड़ा वाज़ेह है। आपकी चीज़ है, आपने बताना है आपका सोर्स कहाँ से है। अगर आप सोर्स नहीं बता सकेंगे वो उसको करप्ट मनी डिक्लेयर करेंगे। सो इनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो बड़े आसान हैं। अगर इनके पास सोर्स था उसको बता दें, अल्लाह खैर कर। तो कह रहे हैं कि मैंने अभी अपने वॉलेट में देखा कि मुझे कोई कुरानी आयत मिल जाए, वो मैं रखूँ अपने भाई के सामने और मैं कहूँगा इसके ऊपर हलफ दे दें कि नवाज शरीफ के घर में 1200 मुलाजिम है रायमंड में। हाँ मैं देखें ये इतना कितने मुलाजिम है? फवाद चौधरी साहब का एक कमाल इस तरह के, फवाद चौधरी साहब एक बड़े मजेदार से तरीके से कहते हैं हाँ, मतलब बात ये है कि खुदा का उन्होंने फिगर दी, आप एक फिगर दे दें। नहीं आप सिर्फ अगला सवाल से ये आप बताएं कि अगर आप बनी गाला में जमीन कितनी, मैं देखे ना, अगर मैंने इल्जाम ही लगाना है, मैं इस इंसाफ को एक ही चीज समझा रहा हूँ कि यार टीवी पे बैठ के आप इल्जाम लगा देते हैं, और अगर यकीन करें आपको इन इल्जामात के लीगल नोटिस भिजवाए ना, तो पाकिस्तान की सारी अदालतें लग जाए ना दिन रात, तो सिवाय आपके लीगल नोटिस के कोई और मामला नहीं निपटा सकेंगी। आप बात तो आप बता दें कि कितने आप बात करते हैं, या मैं 1200 नहीं है भाई, मैं कहता हूँ वहां पे 1200 में दिमाग, मैं हैरान हो गया कि 1200 मुलाजिम आप चौधरी साहब। अब मुझे पता लग गया इमरान खान साहब क्यों नाराज हैं। कितने एकड़ जमीन है, कितने कनाल जमीन है, वो फवाद साहब पूछे हैं, वही जमीन ही बता दें। आप देखें जमीन, मैं को वहां पटवारी थोड़ी हूं, मुझे पता हो जमीन कितनी, लेकिन मुझे तो एक बात का ये पता है कि 1200 मुलाजिम नहीं है। मुझे इस बात का पता है कि वहां पे 1.5 करोड़ तनख्वाह नहीं है। मुझे इन चीजों का पता है कि ये सारे के सारे इल्जामात, जो फवाद चौधरी साहब जो इल्जामात की जो सियासत करती है, मुझे तो आज वो वक्त याद आ रहा है जब ये शहजाद अकबर के साथ बैठ के शहबाज शरीफ साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, कहते थे कि हमने ये कर लिया, इनकम का केस तो चल रहा है, ये कर लिया हमने, वो तो जमानतें हुई हैं, साहब अदालत का देखिए जमानतें क्या होती हैं, टेंटेटिव एविडेंस को एवेल्युएट किया जाता है। इट इज नॉट कि आपकी एविडेंस को टच नहीं किया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि आप टेंटेटिव एविडेंस को उठा के देखेंगे, चेक करेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, और जो एविडेंस वहां पे आया यकीन करें, मैं इनको कह रहा हूं, मैं चाहे वकालत मुझे नहीं भी आती ना, एक सड़क पे चलता आम आदमी भी कि वो फैसले उठा के पढ़ ले तो यकीन करें आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। ठीक, अच्छा नहीं, पहली बात तो ये है, मैं आप बिल्कुल शर्म से, मोहसिन राजा साहब की बात को जरा ले लेते हैं। 1200 मुलाजिम वहाँ पे नहीं है। मोहसिन राजा साहब से पूछे कि जो जाती उमरा की दीवार बनाई गई थी उस पर कितना पैसा खर्च हुआ था और किसने खर्च किया, ये तो पता है या नहीं पता? नहीं, ये भी इनके इल्म में नहीं होगा। 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तकरीबन जो ओवरऑल ज़मीन है वो तकरीबन इनकी शुरू होती है लाहौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है और काड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाती है। इतनी ज़्यादा ज़मीन इन्होंने एक्यूमुलेट की हुई है यहाँ के ऊपर। मैं ये सिर्फ जाती उमरा की बात कर रहा हूँ। फिर क्या किया कि जाती उमरा में अपनी ज़मीन ये ले करके सारे रिसोर्सेज जो हैं लाहौर के वो अपनी ज़मीन के ऊपर लगा दिए। सो क्या नतीजा हुआ कि ये जो पिछले अगर 5 साल में आपने देखा है कि जो इसका डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसका तकरीबन जो सारे का सारा एक्सपेंडिचर था वो लाहौर के ऊपर खर्च हो गया। लाहौर का सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ, असल में अपनी ज़मीनों के ऊपर खर्च हो गया। और इससे इन्होंने एक ऐसी रवायत का, अब जब आप इनसे ये पूछें कि ये जो सारा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, 7 घर तो कैंप ऑफिस डिक्लेयर हुए उस पे तो चल रहा है ना, एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब का। देखें ये अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे मीन्स आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे ना। अब आपके पास अगर 10-10 मरले की मसलन साद रफीक साहब हैं, उनके बैकग्राउंड का सबको पता है।
सबको मालूम है कि वो एक 87 में वो क्या थे, सबको मालूम है कि वो परवेज़ इलाही साहब जो थे वो उनके एक्सपेंसेस बियर किया करते थे, सबको मालूम है कि उनके पास कोई जायदाद नहीं थी। लेकिन आप 10 साल पार्लियामेंटेरियन रहे और अचानक आपके पास 10-10 मरले के घर नहीं, 10-10 मरले की गाड़ियाँ आ जाए, उसके बाद हर जगह के ऊपर आपकी जो है वो आप अपने घर खरीदने शुरू कर दें, आप ज़मीन खरीदने शुरू कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो है वो बिल्डिंग बने, वहाँ पर भी आपके अपार्टमेंट्स निकल आए, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मसलन मैं इलेक्ट हुआ हूँ, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है, मैं अगर 5 साल के बाद जो है आपको पता चले कि मेरी तो उसे में लंदन में भी घर है, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने अपना जो है रैंच लिया हुआ है, उसके बाद मेरा इस्लामाबाद में भी मैंने अपना जो है सवाल तो उठेंगे इस हवाले से। मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए पहली बात यह है कि इनके पास वैसे तो ये कहते हैं ना कि हम तो इनको इस बात पे तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप नैब की स्पोक्स पर्सन ही छोड़ दें, आप उनके मावन या पॉलिटिकल पॉइंट है, नैब तो अपना तर्जुमान है, उनका अपना मौक़िफ़ देती है ना। मैं इनको आज इजाज़त देता हूँ कि ये जाएं, ये जो दीवार वाली बात की, जो रिसोर्सेज वाली बात की, इस सब पे जाएं और नैब में ये खुद ही रेफरेंस फाइल करें। मैं इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं करूँगा, ठीक है, पहले ही फाइल है, पहले ठीक है ना, आप उसके अंदर पार्टी बन जाए, ठीक है। दीवार के देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ये बताओ कि अगर एक अनोखा लाडला है, उस लाडले के लिए आप इस्लामाबाद का मास्टर प्लान चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो बनी गाला है वो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के मुताबिक वो रावल डैम में आता है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी अगर रावल डैम से उसको बाहर निकालना है, वो रावल डैम का जो सर्वे है अगर उसको पूरा करके ले तो बनी गाला लीगल नहीं हो सकता। अगर बनी गाला को बचाने के लिए ये पूरे इस्लामाबाद का मास्टर प्लान ना चेंज कर रहे हो, तो इससे बड़ी मैं समझता हूं कि पूरे इस्लामाबाद के साथ क्या ज्यादा, तो पार्लियामेंट से चेंज हो सकता है ना। देखा वो मास्टर प्लान पूरी तैयारी हो रही है ना, क्योंकि उसके अलावा बनी गाला जो है, उसके अलावा जो बनी गाला है वो बच नहीं सकता, क्योंकि बनी गाला जो एक प्रॉपर्टी है वो इरेगुलरली बनाई गई है। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपया, वो बनी गाला जिसमें बंदे को ग्रीन टी भी नसीब नहीं होती थी, जब इमरान खान साहब के पास वो पता नहीं कौन सी वो मुर्गी आ गई जिसने सोने के अंडे देने शुरू किए, तो वहाँ पे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, फवाद चौधरी साहब के पता लगी खाते हैं बिस्किट, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स आना शुरू हो गई। वो कौन सी जेबें थी जिनके बीच में इमरान खान साहब के हाथ थे, चॉकलेट्स, और वो पता नहीं वहां पे क्या क्या हो रहा था। वो जहांगीर तरीन साहब जिनके मालियों के अकाउंट में से 2-3 बार आप गए, मालियों के, बिल्कुल हम तो रैकी करते हैं अपने मुखालफिन की, क्यों नहीं रैकी करेंगे, हमें तो पता है कि वहां पे क्या क्या रैकी होती है। टिकट लेने गए थे, वो मेरी बात सुने कि ये मुझे टिकट लेने गए, मेरा नाम फवाद चौधरी तो नहीं है कि मैं टिकट लेने जाऊं, मेरी तो खानदान की हिस्ट्री निकाल के देख ले कि कहीं भी हमने एक भी पार्टी छोड़ी हो। दूसरी स्टोरी मैं इसमें गारंटी करता हूँ मेरे खानदान में एक बंदा भी लोटा हो ना, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं दूसरी स्टोरी पे आज जमानत मुस्तरद हुई है नवाज शरीफ। ये मैं इस पे थोड़ा एक कर दूं, ये ऑब्वियसली राजा साहब को नहीं पता, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे नहीं मास्टर प्लान जो है वो तब्दील होते। ये एक जो जगह थी ये इस्लामाबाद से बाहर थी, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में ही आती नहीं थी, इसको इंक्लूड किया गया है इस्लामाबाद मास्टर प्लान में, क्योंकि अब इस्लामाबाद फैल गया है, जिस तरह इधर रवात तक चला गया है, उधर तक चला गया है। सो ये तमाम एरियाज इंक्लूजन की गई है इस्लामाबाद में, ताकि इनको एक खास पैटर्न के ऊपर बढ़े, ये ना हो क्या जगह। जिस बिल्डिंग का इन्होंने हवाला दिया है वो एवेन्यू वाली, उसमें इमरान खान साहब का कॉन्स्टिट्यूशन में इमरान खान साहब का भी है, तो फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब का, इमरान खान साहब का भी था, ख्वाजा आसिफ साहब का भी था। मैं तो मेरा आर्गुमेंट है ये क्या बातें कर रहे हैं, आज दागदार है दामन। ब्रेक जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बेल मुस्तरद हुई, उस पर बात करेंगे, और फवाद चौधरी साहब की कल एक अहम मुलाकात है वज़ीर आज़म साहब से, उस पर भी बात करेंगे। और मियां मंशा को आज नैब ने नोटिस जारी कर दिया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत, और सेंट जेम्स होटल का मामला एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त आज मुस्तरद हो गई, और जो मनाजिर उनके नज़र आते रहे उसमें प्रोटोकॉल भी नज़र आता रहा। और सवाल यहाँ पे ये उठता है, आप देख भी सकते हैं जो गाड़ियाँ उनको लेके आ रही हैं, जो पुलिस का एस्कॉर्ट है, सैल्यूट किस तरह पुलिस वाले कर रहे हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार, फिर हस्पताल की इंतज़ामिया किस तरह से सारा प्रोटोकॉल दे रही है। तो सवाल ये बनता है कि कन्विक्टेड जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है
उसको क्या इसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है? लग रहा है मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे अस्पताल का कोई दौरा करने आए हैं और आप देख सकते हैं कि एमएस वगैरह सारे फुल फैसिलिटेशन थी। ना सिर्फ ये बल्कि वो एक एलसीडी थी वो भी लाई गई। हमारे साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमने आज तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब से मालूम करने की कोशिश की कि जनाब इस पर खर्चा कितना आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी हम ये तफसीलात मालूम करके आपसे शेयर कर लेंगे। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये कौन मुहैया कर रहा है? हुकूमत दे रही है या कि ज़ाती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी? और क्या बाकी कन्विक्टेड प्रिजनर्स को भी इसी तरह का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मिलती है? बिस्मिल्लाह अर्शद साहब, इनफैक्ट के मैंने बहुत से लोगों को जेल में कैदियों को देखा है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि जेल का कैदी नहीं था, अस्पताल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। एक तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो चीफ एग्जीक्यूटिव का रूम था वो पसंद किया, उसके साथ 4 कमरे उन्हें दिए गए, 5 मुलाजम दिए गए उनको, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फिर LED वो MS के कमरे से निकलवा के दी गई। आज वो जितने दिन हॉस्पिटल में रहे, तमाम मरीज और जो उनके लवाकिन आते हैं उनके लिए अस्पताल इंडियन गैर मुल्की एम्बेसी बना हुआ था, कोई करीब जा नहीं सकता था। तो आज जब वो जाने लगे तो MS चीफ एग्जीक्यूटिव और तमाम प्रोफेसर लाइन में खड़े थे और पंजाब हुकूमत बार बार उनको फैसिलिटेशन देने के लिए कर रही थी। जब वो गाड़ी में जाने लगे अपनी जाती लैंड क्रूजर जो बम प्रूफ थी, फिर मरियम साहबा उनके साथ 10 मिनट गाड़ी में अकेली बैठी और गुफ्तगू करती रही। उसके बाद वो पूरे शानो शौकत से जैसे PM और CM जाते हैं वो हॉस्पिटल से वहां गए और वहां को जो बेचारे पेशेंट थे और उनके मिर्जे वाले थे वो सख्त पुकार कर रहे थे कि ये अस्पताल में हमें हमारे घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, हम पेशेंट के लिए मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हमारे लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि कोल्ड में जेल का कोई कैदी अस्पताल था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हॉस्पिटल में तो प्रोटोकॉल में आए और प्रोटोकॉल में चले गए। राय के मुताबिक राय के मुताबिक जितने दिन वो अस्पताल में रहे हैं 40 लाख से ज्यादा उनकी सिक्योरिटी पर, उनके आने जाने पर ये अखराजात हुकूमत पंजाब को अदा करने पड़े। राइट, बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्ट साहब। फवाद चौधरी साहब, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके सवाल से पहले कि फराज साहब ने मुझे अभी मैसेज किया जो भाई हैं अलीम खान साहब के, उन्होंने मुझे कहा कि जो सारी आपने पहले रिपोर्ट में अलीम खान साहब के मतलब चीज़ें बताई हैं, इसमें सिर्फ ये क्लियर कर दें कि ये अलीम खान ने नैब को अपने बयान में बताई थी। इस रिपोर्ट में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या वो नहीं है जो नैब ने कोई नई डिस्कवर की। डिक्लेयर्ड लिखा हुआ है नैब ने जो अदालत में पेश किया है। नहीं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो अपने बयान में जो स्टेटमेंट्स थी वो उन्होंने अच्छा, मैं अदील राय साहब जरा जो अदालत में बयान सबमिट किया है नैब ने तफ्तीश का वो भी ले आए, मिनिस्टर साहब को हम दिखा देते हैं। उसमें नैब ने बाकायदा लिखा है, अदालत को बताया कि अनडिक्लेयर्ड थी ये, और ये दौरान रिमांड मुलजिम ने ये चीज़ें हमारे सामने लेके आए और ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। पहली दफ़ा जब बुलाया था नैब ने उस वक्त हमने ये सारी तफसीलात नैब को दी थी। राइट, उनका भैया ना। तो ये प्रोटोकॉल कौन दे रहा है? पंजाब हुकूमत? देखिए जी, फ्रैंकली सच्ची बात तो यह है कि मैं तो खुद इस पर आपको मालूम है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो यहाँ पे भी जब शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हैरान था। PM साहब से भी फ्रैंकली बड़ी बात थी और PM साहब ने खुद भी ये बात जो है वो बड़ी उसको नोटिस किया। 4 गाड़ियाँ आगे लगी हुई हैं, 4 पीछे लगी हुई हैं। मिनिस्टर्स हाउस में इन्होंने यहाँ पे मिनिस्टर्स एनक्लेव में क्या किया कि आगे जो ग्रीन एरिया है उसके ऊपर भी बाड़ लगा के अपने घर में शामिल कर लिया। ये अभी की बात है हमारी हुकूमत के अंदर। अच्छा, अभी जब वहाँ काबीना में भी डिस्कस हुआ था, काबीना में को 3 दफ़ा डिस्कस हुआ और मिनिस्टर हाउसिंग को हमने कहा, मिनिस्टर हाउसिंग कहते हैं पर एनीवेज वो जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नैब में भी ऑपोजिशन लीडर ने इंक्रोचमेंट कर ली है, उसमें इंक्रोचमेंट कर ली। मिनिस्टर हाउसिंग ने खुद कहा कि जी मैं तो हैरान हूँ, मेरा घर सामने है और रोजाना जो है वो एक वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे तो डर है मेरे घर के अंदर ना आ जाए। तो जो इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हमें तो नैब ने ये लिख के भेजा हुआ है कि इनको ये दें। अब ये जो आपने जो बिल्कुल सही दिखाया पंजाब गवर्नमेंट का कि पंजाब गवर्नमेंट में यूं लग रहा है कि जो डॉक्टर सारे वैसे प्रोटोकॉल के ऊपर खड़े हैं, बेचारे इमरजेंसी छोड़ के आए हुए हैं इस सारी चीज़ के लिए। अब बस असल में मोहसिन रांझा साहब की काफ़ी अरसा हुकूमत रही है, नीचे से ऊपर तक इन्हीं के हुक्म मानने वाले लोग लगे हुए हैं। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह 6-8 महीने और में। 6-8 महीने में आप ये तब तक अलीम खान साहब के हवाले से जो नैब ने दिया है वो आप देखें। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बाकी जो मुल्जिमान है अगर आप कहें मैं आपको फुटेज भी दिखा देता हूँ कि अस्पताल में उनको किस तरह से लाया जाता है, बाकी उनकी पेशियाँ किस तरह से होती हैं और एक सज़ा याफ्ता मुजरिम उनको किस तरह पेश किया जाता है, ये क्या मामला है? तमाम कन्विक्टेड प्रिजनर्स के साथ यही सलूक होता है?
देखिए जी, पहली तो बात यह है कि अगर एक हेल्थ कंडीशन है और उसके ऊपर हम तो नहीं कह रहे ना, पंजाब हुकूमत इनकी है, पंजाब हुकूमत में होम सेक्रेटरी इनके हैं, पंजाब हुकूमत के आईजी प्रिजन इनके हैं, ठीक है। अब वो आईजी प्रिजन जो है वो सुपरडेंट को कहते हैं, सुपरडेंट बाकायदा रिपोर्ट लिखता है और फिर वो परमिशंस लेता है, वो भी इनका है, ठीक है। और वो लेके जाना लेके आना, डॉक्टर्स के साथ किस तरह से बात होनी, वो भी इनकी है। हमें बताया कि हमने तो उसमें कोई चीज़ इस तरह की नहीं की ना कि हमने कहा कि हमने कोई, हाँ एक बात की तकलीफ हुई, मैं खुद नवाज शरीफ साहब से मिलने गया, मैं भी नहीं मिल सका, कोशिश करने की। प्रोटोकॉल फिर कैसे मिल रहा है? प्रोटोकॉल सर, प्रॉब्लम ये नहीं है प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम नहीं है सर, इक्वालिटी इशू ये है कि मैं खुद उस वक्त अस्पताल में ये फील कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब का हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन नहीं होगा। वाई? क्योंकि जब भी नवाज शरीफ साहब को आप किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, मेरी बात सुन लें, मेरे सामने शहबाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब, हद तक मुझे बुरा लग रहा है, शहबाज शरीफ साहब लिटरली लोगों को कह रहे कि खुदा का वास्ता है मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, नारे मत लगाएं। और यकीन माने कि नारे वर्कर्स नहीं लगा रहे थे, वार्ड्स में खड़े हुए पेशेंट्स के अटेंडेंट्स, मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ कि वार्ड्स में खड़े हुए पेशेंट्स की अटेंडेंट्स और खवातीन, और शहबाज शरीफ साहब उनको हाथ बस लिटरली नहीं जोड़े, कह रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में आया, खुदा का वास्ता है ये माहौल ना क्रिएट करें। आप अवाम के जज्बात से नहीं खेल सकते, पहली तो बात है, ना आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो हमारे बस में है, ना हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो फतह के मौसम की मरियम बीबी ने बात की, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आपने कहा कि सारे लोग इनके अपॉइंट किए हुए हैं, लेकिन प्रोटोकॉल मियां नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं और मरियम सब बने इस हवाले से। नाज़रीन, फतह का मौसम आ गया है, क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुजर जाता है, सच सामने आएगा, बिल्कुल फतह, और अब इंशाल्लाह फतह का मौसम आ गया, जुल्म की रात से ख़त्म होना ही होना है। जी फवाद चौधरी साहब, फतह का मौसम आ गया है, साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कह रहे हैं आपकी हुकूमत है, आपके अपॉइंटेड साइड लोग हैं, फिर भी प्रोटोकॉल मिल रहा है, काबीना में आपने बताया डिस्कस हुए, और बाकी कन्विक्टेड प्रिजनर्स को तो नहीं मिलता ये प्रोटोकॉल? बाकी कन्विक्टेड प्रिजनर्स को बिल्कुल नहीं मिलता, सोच बेचारे। तो ये वो जो फतह की अंदिया दे रही है मरियम बीबी, ये उसके इंडिकेशंस हैं? देखिए, बेसिकली बात यह है कि फतह पता नहीं उन्होंने क्या उनकी मुराद है, लेकिन ज़ाहिर है एक होप ही देता है बंदा। जो भी आप उनसे बात करेंगी तो मरियम बीबी ये तो नहीं कहेंगी कि हमारी सियासत ख़त्म हो गई है और अल्लाह का बस अपना फजल है, अब हम जो है वो लंदन में रहेंगे, ये तो नहीं कहेंगी ना। वो तो यही कहेंगी कि अपने लोगों को हौसला देने के लिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी यही था, अब भी यही है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब का जो ज़िंदगी का आखिरी सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी उम्र जेल में कटनी है या लंदन में कटनी है। अभी तक जेल में कट रही है, आगे देखते हैं क्या बनता है। लंदन जाने का, पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां उनका इलाज हो? आज अदालत ने कहा तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मैं अब बात यह है कि चौधरी साहब वकील आदमी है, सब आप भी तो हैं, मैं तो इनको कह रहा था आज जेल वापस क्यों गए वो? मैं इनको एक बात कर रहा हूँ, देखिए वो तो अब इन्होंने लेटर निकाल दिया था, इन्होंने अब इन्हीं की हुकूमत है, इन्होंने हुक्म जारी किया। अब देखिए ना, हमने हुक्म नहीं जारी किया, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने नहीं किया, इनके हुक्मनामे पे वापस जाने का नवाज शरीफ साहब ने कहा है, जो खबरें आई हैं इनकी तरफ से। मेरी इत्तला के मुताबिक शायद हो सकता है, मुझे ना पता, क्योंकि इवेंट्स अभी रिसेंट हैं, मैंने अपडेट नहीं मियां साहब भी तंग आ गए थे आपसे रोज आके बैठन दे सो, लेकिन उसकी बात होना कहना तो नहीं जान मैं मेरी बात आप खुद ही ये बात कर रहे कोई इज्जत नहीं है। मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। ये मियां साहब बकायदा कोट करते रहे लंदन में। मियां साहब की देखें बात, कदम बढ़ाने वाली बात ये है कि मियां साहब तो भी कदम क्या, जेल से जाते हैं हॉस्पिटल, बाहर लोगों का तांता बन जाता है, लोगों का हजूम हो जाता है, इससे ही घबराहट का शिकार है। अब भाई लोगों को नवाज शरीफ साहब के दिलों में तो आप निकाल नहीं सकते, बड़े लोग निकले, आपने कोशिश कर, आपने बहुत कुछ किया, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सियासी लोग जिसके साथ होते हैं उसको अंदर ही नहीं रख सकता। इतने अंधेरियों में से, तूफानों में से निकल के आज भी आई है। और इंक्रोचमेंट तो आपने, जिस तरह आपका बनी गाला इंक्रोच्ड है, जिस तरह आपने पाकिस्तान के लोगों के वोटों के ऊपर इंक्रोचमेंट की, जिस तरह आपने इलेक्शन पे इंक्रोचमेंट की, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बनी गाला का घर है, आप वो केस ले जाएं। मैं सर आपसे गुजारिश करता हूँ वो केस ले जाएं, CDA में कहें कि जी इसका NOC दे दें। वो इंक्रोच्ड है, इनका वजीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से होके आ चुके हैं, उस पे फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। वो उसकी उन्होंने कहा है रेगुलराइज कराए ना। अब वो रेगुलराइज तब होगा जब कंप्लायंस होगी विद द रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस किस तरह हो सकती है? अगर कंप्लायंस करेंगे तो आधा घर गिरेगा जो कि इनक्रोच्ड है, उसके लिए मास्टर प्लान चेंज करने की जरूरत है। तो यही तो मैंने गुजारिश की है, ये तो खुद कब्जा ग्रुप है, पूरी की पूरी बनी गाला कब्जा है सर।
अब अगर वो कब्जा इनको हमारा वो एक बाढ़ जो नजर आ गया, मुझे तो नहीं पता बात ये कि वो मिनिस्टर एनक्लेव में वो जो बाढ़ छोटी सी लगी है वो, सर एक मिनट, वो नैब ने लगवाई है या वो किसने लगाई है? इनको उस बाढ़ की तकलीफ है जो पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्टा बैठ गया है, उसके बारे में इनको कोई फिक्र नहीं। अच्छा फवाद शरीफ साहब, जो बड़ा अब इस पे इशू आ रहा है कि दोबारा जेल चले गए, ख्वाजा आरिफ साहब अदालत को बताए थे कि जी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब ये इनकी हेल्थ के हवाले से जो बड़ा चैलेंज आ रहा है उससे डील कैसे करेंगे? आपने, अगर आप कहेंगे तो मैं चला भी दूंगा कि खून में NRO की कमी और तो मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, ये आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? नहीं, उनके जो सारे टेस्ट आए हैं वो तो क्लियर है। मैंने तो पहले भी ये बात मैं समझता हूँ कि लोगों को तो घर वाले दोस्त खुश होते हैं कि बंदे के टेस्ट ठीक निकले हैं, यहाँ उल्टा ये साफ हुआ है, यहाँ टेस्ट ठीक निकले इनके मुंह लटक जाते हैं। मैंने तो पहले, मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि लोग जो है वो जब किसी का टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, सारा घर बैठ के दुआएं करता है कि अल्लाह टेस्ट क्लियर करे और ठीक हो, और यहाँ पे उल्टा साहब गंगा उल्टी बह रही है। और आज फैसला आया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैंने वापस जेल जाना है। यहाँ पे कहेंगे नाज़रीन, और कल एक अहम मुलाकात वज़ीर इत्तलात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उस हवाले से जानेंगे कि क्या एजेंडा है, और साथ साथ मियां मंशा को भी नोटिस दे दिया है नैब ने, क्या मामला है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले 6 माह में जो हुकूमत का दिफा इंतहाई दबंग अंदाज में किया और उस पर अपोजिशन की तनकीद का निशाना भी बने रहे, वो हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, और कल 3 बजे एक इंतहाई अहम मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ। कोई क्या नहीं है, मैं कोई यहाँ नहीं है, मैं तो आपकी हर वक्फे के बाद आपको कह रहा हूँ कि आप क्यों कहीं जा रहे हैं कोई यहाँ, कहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मेरी मतलब रोज़ 10 दफ़ा मुलाकात होती है। आज भी मुलाकात? आज नहीं हुई, आज नहीं हुई, कल नहीं हुई। मैं पहले PM साहब उधर थे, अब कल इंशाल्लाह दोबारा हो जाएगी। कल 3 बजे मिला, उसका एजेंडा क्या है? PTV के कुछ मामलात हैं, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ें अताउल्ला कासमी वाला, तो उसी तरह के मामलात हैं या कुछ मुख्तलिफ हैं अभी? नहीं, PTV में अभी तो जो मामलात हैं जाहिर है वो अताउल्ला कासमी केस की ही इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि इन वायलेशन ऑफ दैट अपॉइंटमेंट्स है। तो उसमें जो है मामला ये है कि कई दफ़ा होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्मेशन और पहुंची होती है, बाकी बात और होती है, क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है, क्लैरिफिकेशन कर देंगे। देखें बाकी पोस्ट वगैरह ये वो सारा यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से पहुँचे हैं, उनकी मेहरबानी है, और जिस तरह कहेंगे कर लेंगे। आपने कल एक ट्वीट किया कि मैं कोई इस्तीफा वगैरह नहीं दे रहा, कल ऐसा तो कोई प्लान नहीं है आपका? बहुत सारे जो फोन मुझे सामने भी बल्कि आ गया है कि कोई इस्तीफा ना दिया है, ना दे रहा हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, कल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है आपका? नहीं, कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसा, देखिए मेरा कोई प्लान नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा, पिछले 3-4 साल में जो उनके साथ PM साहब के साथ एक रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज है, ही इज़ वेरी काइंड टू मी है, बहुत हर जगह के ऊपर अगर अहम तरीन मीटिंग होती है जहाँ पे 3-4-5 लोग भी होते हैं तो मैं डेफिनेटली उनमें होता हूँ। सो इट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैन एनी अदर ऑफिस, और ही इज़ वेरी काइंड। जो कहें, आपने SCCP को भी खत लिखा, फिर एक FIR के लिए भी खत लिखा, तो ये मामला क्या है? इतने गंभीर मामला हैं? देखिए वो मामला ये है, एक तो प्रॉब्लम आपने देखा तो अल्लाह कासमी केस में भी अल्टीमेटली उसकी तनख्वाह परवेज़ रशीद साहब को वापस करनी पड़ रही है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होगा। अभी ये है कि इनकी जो आप तैयार हैं अरशद खान की तनख्वाह? मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं। कौन देगा ये? इसीलिए मैं बार बार जो है वो बता रहा हूँ कि ये मैंने नहीं देने, और इसलिए कि आप जो यहाँ पे कुछ जो, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि अताउल्ला कासमी और अरशद खान की अपॉइंटमेंट एक ही तरह हुई? 100% एक तरह हुई, बिल्कुल। ये भी एक्टिंग अपॉइंटमेंट है इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया उसकी अगर देखा जाए जो लार्जर प्रिंसिपल है उसकी वायलेशन में अपॉइंटमेंट 100% वायलेशन है। 23वां दिन है आज कि एडमिनिस्ट्रेशन और PTV MD PTV में जा नहीं सके। यूनियन एहतजाज के ऊपर है, 5.8 बिलियन रुपीस जो है इस वक्त PTV का लॉस हो चुका है। 1.3 बिलियन इन्होंने अभी पेंशनर्स का देना है, अपनी तनख्वाहें इन्होंने इतनी ज़्यादा कर ली हैं, फिर ये 2 बेनामी चेक्स इन्होंने 50 लाख रुपए के कैश करवा लिए हैं। सो काफ़ी इनका जो है वो प्रॉब्लम है। आई थिंक ये इनके ऊपर और 1-2 बोर्ड मेंबर्स इनके साथ मिले हुए हैं, दे हैव टू फेस क्रिमिनल केसेस। They have to face criminal, और आप वकील भी हैं माशाल्लाह। मैंने इसीलिए लिखा है उसको पढ़ के, क्रिमिनल राइट। मोहसिन रांझा साहब, ये फ़र्क है तब्दीली की हुकूमत में और आपकी हुकूमत दिफा करती रही। यहाँ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन खड़े हो गए कि जनाब इलीगल काम है उनकी राय में और ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया। आपकी हुकूमत ये क्यों नहीं कर सकी? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि जो यहाँ पे काम डाला गया है, मतलब देखिए ना, इंतहा है इस हद तक कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो तरले डाल रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है कि जनाब मेहरबानी करें मेरी इन लोगों से जान छुड़ा दें।
आप कहते हैं एक तरफ अदारे बचाने की बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ ये मिनिस्ट्री नहीं है इंफॉर्मेशन, इनके दौर में भी इस तरह के मरियम औरंगजेब ये इस तरह हेल्थ के मामले में भी हो चुका है। हेल्थ में भी हसन निसार साहब कॉलम लिख चुके हैं इसी तरह, और उसके ऊपर भी इस तरह की अपॉइंटमेंट है जो डिस्प्यूटेड है। लेकिन चलो उसको छोड़ें, जो ये मसूफ है पीटीवी के जो आए हैं अभी, मैं तो एक बात करूंगा कि देखें जिस बंदे के ऊपर ऑडिट पैराज हों, 2007 में इस बंदे को गालिबन मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त भी एमडी लगे थे और इन्होंने उस वक्त भी इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ की थी और उनके ऊपर ऑडिट पैराज आ गए थे और उनको ऑडिट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो शहबाज शरीफ साहब देखें ना, अब तो हम देखें अब तो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऑडिट पैराज आए 2007 के, अच्छा उन ऑडिट पैराज के बाद इनको रिमूव किया गया। अच्छा अब फिर अभी देखें चालाकी क्या लगाई, चेयरमैन आए, प्लान ये था कि कासमी साहब वाली जो बात इस तरह ये कर रहे हैं, आगे से वो पैसे नजर नहीं आए, फिर मैनेज किया। बोर्ड में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, ये बैठे हैं मिनिस्टर हैं, पहले तो मैं इनको कहूँगा अपने बोर्ड को ऐसे मेंबरान लेकर आए जो एक्स ऑफिशियो ना, जो टाइम दें और बैठ के चीज़ों को देखें। अब उस बोर्ड से अपने आप को खुद जज, कानून में है ना कि नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, ये उसी बोर्ड में बैठ के अपने आप को एमडी कायम मकाम बनवाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इंतहा देखें और अपने और फिर स्केल्स मंजूर करवा लिया। हाँ, फिर अपने पे स्केल्स के लिए दबाव डालते हैं लॉ डिपार्टमेंट के ऊपर कि आप जनाब ये करें कि आप हमें मेरी तनख्वाह बनाएं, और फिर उसके बाद अपनी तनख्वाह अलहदा बनवा लेते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डाल के नीचे लोगों के ऊपर, और साथ में 12-12 लाख की तनख्वाहों के ऊपर अनलॉफुल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जबकि मेरे ख्याल से भी स्टे ऑर्डर चल रहा है वो जो हाई कोर्ट वाला एक जिसमें स्टे किया हुआ है कि आपने, और साथ में जो बेचारे पेंशनर्स हैं, जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज को कट लगा देते हैं। जब इस तरह के मामला हैं देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसे बंदे को बिठाने से, ये इमरान खान का अपना जो स्लोगन है कि मैं तब्दीली लाऊंगा, तब्दीली का तो जनाजा निकाल दिया आपने पीटीवी में। अब ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर इस बात पे स्टैंड ले रहा है तो ये बिल्कुल ठीक ले रहा है कि ऐसे करप्ट आदमी को अगर आपने पीटीवी का सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का स्टैंड है या पार्लियामान की भी किसी कमेटी में ये मामला जेर बहस आया, उसकी भी कुछ रिकमेंडेशन? आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ, फैसल जावेद साहब ने उसको इजलास किया। अभी मेरा ख्याल है अभी यहाँ नेशनल असम्बली में जो है वो जावेद लतीफ़ साहब बने हैं, वहाँ पे भी ये मामला ज़ाहिर जाएगा। ये उन्होंने आज, लेकिन इसके ऊपर सेनेटर रुबीना, खुशबख्श शुजात और साबर साहब जो हैं उनकी मुलाकात भी फिर हुई उनसे, पेंशनर्स से, और स्टैंडिंग कमेटी ने इसके ऊपर जो है वो आज इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं इसके ऊपर, मामले के ऊपर। सेनेट ने भी इसका नोटिस लिया है, अब नेशनल असम्बली ने भी गालिबन इसका नोटिस लिया है। सेनेट की रिकमेंडेशंस आ गई कमेटी की कुछ? अभी आज इजलास हुआ है, मैं अगले एक दिन में वो करेंगे। कंक्लूजन क्या था? और कंक्लूजन का यही था कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है, और जो तमाम जो कमेटी है उन्होंने पेंशनर्स को यकीन दिलाया है, जो यूनियन के लोग हैं उनको यकीन दिलाया है कि वो पूरी जो है वो इसको लेके आएंगे और लॉ जो है वो करेंगे। देखिए प्रॉब्लम सिर्फ साहब, आपने चूँकि बड़ा करीब से सारे मामला को देखा है, असल में प्रॉब्लम यह है कि अल्टीमेटली चीज़ आती है मिनिस्टर के ऊपर, मिनिस्टर, और द बक स्टॉप्स एट द चीफ एग्जीक्यूटिव। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, कासमी साहब वाले केस में परवेज रशीद साहब ने अपने ऊपर लिया, अदरवाइज नवाज शरीफ साहब के ऊपर आ जाने थी। यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है कि ये जो, तो आप इमरान खान साहब को बतौर वजीर आजम बचाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मिसगाइड कर रहे हैं। 100% ऐसे ही है ना जी, जो उनको ओपिनियंस पहुंच रही हैं या जो उनको इस वक्त ये दिखाया गया है मामला वैसा नहीं था, और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एक क्लैरिफिकेशन दी है, उसके ऊपर वो फैसला करेंगे, वो समझेंगे जो सही है उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन ये जो अभी है ये बिल्कुल फ्लैग्रेंट वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के अताउल्लाह कासमी। आप मिनिस्ट्री छोड़ के कोई और मिनिस्ट्री तो नहीं लेना चाह रहे? देखिए ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे एमएनए सर्व करो, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे एमएनए सर्व करो, एमएनए सर्व करेंगे, कहेंगे मिनिस्टर बनना, मिनिस्टर बनेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे लिए ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप विद द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट एक्चुअली विद द प्राइम मिनिस्टर। साहब आपकी उर्दू सुना है बहुत अच्छी है, उर्दू में जब आप स्टूडेंट होते थे बड़े अच्छे नंबर आते थे। वो एक शेर है गालिब का, बना है शह का मसाए फिरे इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, इसका मतलब क्या है इस शेर का? देखिए पहले तो बात यह है कि मैं बस गुजारे लायक की स्टूडेंट था, को उर्दू मेरी इतनी आला नहीं थी, और मैं कोई चले फवाद साहब ने शेर किया था, आपसे पूछ लेते हैं क्या तशरीह क्या है इस शेर की? असल में एक तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये शेर आपने लिख दिया है, हुआ है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता। हुआ है सर, तो बेसिकली ये हुआ है शाह का मुसाहिब, पुराने फनकार है ना। मैं बताऊं कि ये गलत था, उसमें
वो अपना जो बना है शाह का मुसाहिब गलत है, हुआ है शाह का मुसाहिब जो है बस सही है। करेक्ट करके दोबारा ट्वीट करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये हुआ है, मैंने सही ट्वीट किया था, बाज लोगों को लगा क्योंकि ये गालिब जो फिल्म है ना जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे उसमें वो ये शेर बना है तो वो गलत है वहाँ पे। तो इसकी तशरीह क्या है? जो है वो हुआ है, वो हुआ है। मैं एक ही गुजारिश करूंगा, उस्ताद साहब की कहानी में इतना दर्द है और दर्द भी हकीकत है कि देखिए आपने एक मिनिस्टर के ऊपर आपका एक स्पोक्स पर्सन है, आपने उसके ऊपर 4 स्पोक्स पर्सन चढ़ा दिए। आप मीडिया हेड्स की मीटिंग करते हैं, आप वहाँ पे, मैं वैसे आप इसकी नईमुल हक साहब को मैं कुछ सियासी आदमी नहीं समझता, वो खान साहब के दोस्त हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, इससे ज्यादा सियासी वजीर आज़म मुझे पता है ना खान साहब उनको क्या खुद भी कहा करते थे। अब बस बाजी माजी की बातें हैं, मैं नहीं बातें करूंगा, लेकिन अब आप ऐसे पुराने दोस्त हैं, सबसे पुराने आइडियोलॉजिकल वर्कर हैं, खान साहब के साथ खड़े भी रहे। सियासत की लैंडस्केप और है पाकिस्तान की, और दोस्तियां और हैं। दोस्तियां शाम को दोस्ती के लिए रखें, अगर सियासत करनी है इस मुल्क में, हुकूमत चलानी, मुल्क चलाना है, उन लोगों को आगे लाएं जो ये काम समझते हैं। राइट मिनिस्टर साहब, वो शाह के मसाइब से मसाइल हल हो गए, सुना है कोई काबीना में डांट वगैरह भी पड़ी है? नहीं कोई ऐसा, देखें पहली बात तो ये है कि अब आपने प्रोग्राम करने होते हैं, इस तरह का चस्का जो है वो बनाना होता है। अच्छा, काबीना में इस पे कोई बात नहीं हुई? नहीं, लेकिन असूली मैं थोड़ा सा ये बात मैंने किया था या वो गालिब फिल्म मुझे याद आई? गालिब की कहानी में दर्द बहुत है, उसमें जो है वो इसमें कोई शुबा नहीं है। नईमुल हक साहब बड़े हमारे दोस्त हैं, मोहतरम है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पुराने, सबसे उनके पुराने दोस्त हैं, उनके हैं, लेकिन ये बात है कि उनसे मुझे इख्तिलाफ है और इन बातों और आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड है जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, और अदरवाइज मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह कि मैं तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला भी इस हवाले से। नाज़रीन, मियां मोहम्मद मंशा साहब को नैब ने तलब कर लिया, और इस हवाले से जो नैब ने नोटिस दिया है उसमें बाकायदा तौर पर लिखा है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनर 1999 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत बुलाया जा रहा है। लंदन में आपने जो सेंट जेम्स होटल एंड क्लब 7 पार्क लेन में 1 नवंबर 2010 को लिया था, उसके लिए पैसा पाकिस्तान से इलीगली ट्रांसफर हुआ था बाहर, और कंप्लीट मनी ट्रेल मांगा है परचेज ऑफ सेंट जेम्स होटल एंड क्लब के लिए, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं सेंट जेम्स होटल एंड क्लब के, और डिटेल ऑफ लोन एग्रीमेंट्स फॉर परचेज ऑफ द सेट होटल, और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आप इस पे कंप्लाई नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सेक्शन 2 ऑफ द शेड्यूल ऑफ नैब ऑर्डिनेंस 99। फवाद चौधरी साहब, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इस हवाले से हुकूमत की कोई हालिया दिनों में भी मुलाकात हुई है, मीटिंग्स हुई हैं? आज भी मीटिंग हुई है। एंटी, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के दो इस वक्त इश्यूज है। एक तो फैक्ट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम ये लॉज लेके आए, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जाता है, और इसको जो है वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाला, हुंडी, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, इसके ऊपर और भी सख्ती जो है वो होने वाली है, और अब इंशाल्लाह इसका दायरा हम बाहर तक भी फैलाएंगे। जो पाकिस्तानी बाहर ये कारोबार कर रहे हैं उनको भी गिरफ्त में लाना ज़रूरी है, और उनको भी गिरफ्त में लाया जाएगा। सो इसके लिए एक बड़ी जो है वो इस वक्त हमें बड़े मुल्क, एक इंटरनेशनल, आपको मालूम है टेररिज्म के ऊपर चूँकि एक बड़ी वेव है, सो हमें इंटरनेशनल इसके ऊपर भी कॉपरेशन काफ़ी मिल रहा है, हमारी अपनी भी इसके ऊपर काफ़ी सख्त पॉलिसी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, मोहसिन शाह नवाज रान, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत की शुक्रिया। नाज़रीन, लेस्को मियां मंशा पे किस तरह से मेहरबान रहा, आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे। गरीब आदमी से बिल किस तरह लिया जाता है, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर मेहरबानियाँ कैसे की जाती हैं, इस हवाले से आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आपको आगे करें।